जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम घटना चक्र में जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला को। हिंदी साहित्य का इतिहास से शुरू करते हैं और इसको जितने भी क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं सभी का हम अध्ययन क्रमशः करते जाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर है गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य की परंपरा के लिखने का जो सूत्रपात किया गया वह सर्वप्रथम गारसादा तासी के द्वारा किया गया था। और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा का प्रारंभ हुआ वह एक विदेशी विद्वान के द्वारा और साथ साथ हिंदी भाषा में न करके फ्रेंच भाषा में किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादा तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में, इसे ध्यान रखिएगा, फ्रेंच भाषा में हिस्toire de littérature हिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसमें किस क्रम से लिखा गया है तो वर्ण क्रमानुसार पद्धति का ध्यान में रख करके लिखा गया है। दोस्तों, इतिहास लेखन की अनेक पद्धतियाँ होती हैं, उनमें से एक लेखन पद्धति है वर्ण क्रमानुसार। वर्ण क्रमानुसार का मतलब उसमें अल्फ़ाबेट के आधार पर पहले ए, फिर बी और सी, इस प्रकार से नाम वाले कवियों को क्रमशः रखा जाता है। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1939 को तथा द्वितीय भाग 1947 को प्रकाशित हुआ। इसमें 2-3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसको किसने लिखा तो गारसादा तासी ने लिखा। ग्रंथ का क्या नाम है? हिस्toire de la littérature हिंदुई हिंदुस्तानी। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें वर्ण क्रमानुसार पद्धति के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रथम भाग 1939 को प्रकाशित हुआ है, 1839 को, तथा द्वितीय भाग 1847 को प्रकाशित हुआ है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाता है तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गारसादा तासी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हम पहले बता चुके हैं, यह फ्रेंच भाषा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का क्या नाम है? तो पहले बता चुके हैं हम, गारसादा तासी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी जिसमें कालक्रम का ध्यान में रख कर के लिखा गया इतिहास ग्रंथ है वह कौन सा है? तो वह कालक्रम को जिसमें ध्यान में रख कर के लिखा गया इतिहास ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिस्toire de la littérature हिंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो
इस ग्रंथ के लेखक का नाम गारसादा तासी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था तो किस भाषा में लिखा गया था? यह लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य के जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं वह जोशुआ केटलर हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वह जोशुआ केटलर हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच, ये पुर्तगाल के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई थी। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ, ग्रियर्सन के ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है, यानी कि जिन्होंने जोशुआ केटलर का विवरण दिए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसके बाद देखते हैं, सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखा है? तो ब्रज भाषा व्याकरण इन्होंने लिखा है, जो 1943 में प्रकाशित हुआ है। और इसी के साथ व्याकरण लेखन की नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त 1949 में तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हिंदी शब्दानुशासन आप ध्यान में रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी का यह ग्रंथ है, पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हो गया 8वां। आगे 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा जा रहा है उसमें व्यवस्थित रूप से किसने लिखा है? तो व्यवस्थित रूप से लिखने वाले आचार्य हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से इस इतिहास को लिखा है और हिंदी साहित्य में यह मील का पत्थर माना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। तो दोस्तों, यह पुस्तक जो लिखी गई थी वह हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया। यह मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर तैयार किया जा रहा था कोश, उसकी भूमिका लिखने के लिए शुक्ल जी को कहा गया था और शुक्ल जी ने उस भूमिका को इस प्रकार से लिखा कि वह हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में बन गया। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि यह हिंदी साहित्य शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। आगे इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो शिव सिंह सरोज 1883 में लगभग 1,000 कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह शिव सिंह सेंगर कृत है। तो शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है यह 1883 में प्रकाशित हुई है। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर हैं। इसमें लगभग 1,000 कवियों का विवरण जीवन चरित्र सहित प्रस्तुत किया गया है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? जैसे हम पहले बता चुके हैं कि यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखते हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो हम देख चुके हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो अभी हम बता चुके हैं कि वह ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सॉरी सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 के बाद 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। जो आंग्ल भाषा में लिखा गया था, यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन बी सही है, पादरी एडिसन ग्रीव्स। इसके लेखक हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स। इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी FEK, इसको भी ध्यान में रखिए, पादरी FEK द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि जो आंग्ल भाषा में लिखा गया इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर, कौन सा है? स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरे एक अन्य लेखक हैं पादरी FEK, इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो हिस्ट्री को आप जोड़ दीजिएगा FEK से और लिटरेचर स्केच को आप जोड़ दीजिएगा पादरी एडविन ग्रीव्स से। ऐसे करके आप इसे ध्यान में रख करके याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ग्रियर्सन के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। किस नाम से किया? किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया। किसके ग्रंथ का किया? तो ग्रियर्सन के द्वारा जो लिखित ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें तो किशोरीलाल गुप्त का जन्म सन 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को बिंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई है। तो किशोरीलाल गुप्त का जो ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से है। यह और आगे देखते हैं, किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका। इनकी अंतिम कृति कौन सी है? सूर सागर की टीका 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? फिर वही क्वेश्चन। तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे देखते हैं, अगला 17वां क्वेश्चन है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया?
हम ऊपर देख चुके हैं कि वह ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? फिर वही क्वेश्चन है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है जॉर्ज गियर्सन का। आगे 19वां क्वेश्चन देखते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? यानी कि काल विभाजन किस इतिहास लेखक ने किया है? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन करने वाले विद्वानों में किसने अपने इतिहास में हिंदी साहित्य को कालों में विभाजित करके लेखन कार्य किया है? तो वह हैं जॉर्ज गियर्सन। इसको हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ भी कहा जाता है कि व्यवस्थित ढंग से प्रथम इतिहास ग्रंथ यही है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन है। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। इसे आप ध्यान में रखिएगा कि काल विभाजन का श्री गणेश किसने किया? तो जॉर्ज गियर्सन ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वह है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों को लेकर के अपना मिश्र बंधु विनोद लिखे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। अगला 21वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। यानी मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उसमें शामिल हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश, सुख और श्याम ये 3 लोग शामिल हैं। इसमें कहीं कहीं कृष्ण बिहारी भी दिया जाता है, तो धोखा मत खाइएगा, ध्यान दीजिएगा। गणेश बिहारी गणेश भगवान, श्याम यानी कि श्री कृष्ण और सुखदेव ऐसे करके याद कर लीजिएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। कितने भाग थे इसके? तो 4 भाग थे। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित करवाया। तो प्रथम 3 भागों किस नाम से प्रकाशित करवाया? तो हिंदी नवरत्न नाम से प्रकाशित कराया था। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो जैसा अभी हमने देखा है कि चौथा भाग इनका 1934 में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में तथा अंतिम चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया है। आगे देखते हैं, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। यानी कि परिवर्तन काल जब वो काल विभाजन करते हैं तो परिवर्तन काल जो है उसकी समय सीमा क्या बनाए हैं? तो ऑप्शन ए सही होगा। सम्मत 1890 विक्रमी सम्मत से लेकर के 1925 विक्रमी सम्मत तक माने हैं परिवर्तन काल की सीमा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार से है। प्रारंभिक काल 700 से लेकर के 1440 विक्रमी तक, माध्यमिक काल 1445 से लेकर के 1680 विक्रमी तक, इसके बाद अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1889 तक विक्रमी सम्मत तक, परिवर्तन काल 1890 से लेकर के 1925 विक्रमी सम्मत तक और वर्तमान काल 1926 से अब तक। इसे ध्यान में रखिएगा। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन है जो उन्होंने किया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान ऐसे करके विभाजन किए हैं। तो उन्होंने प्रथम का उत्थान की समय सीमा क्या मानी है? तो ऑप्शन सी सही होगा। 1868 से लेकर के 1893 तृतीय प्रथम उत्थान है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये यानी कि जब वर्तमान काल का विभाजन करते हैं वहाँ पर वो प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान अपने इतिहास में विभाजित करते हैं। तो ये भारतेंदु काल को 1868 से लेकर के 1893 तक के समय को मानते हैं और इसे प्रथम उत्थान अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 सम्मत तक माना, ईस्वी तक माना है। अगर इसकी सम्मत की बात करें तो 1925 सम्मत से लेकर के 1950 सम्मत तक, तथा द्वितीय उत्थान का समय 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक माना है। अगर इसकी सम्मत की बात करें तो 1950 से लेकर के 1975 तक के समय को माना है। द्वितीय उत्थान कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर, स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ये भारतेंदु जी के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखते हैं उसमें आधुनिक काल में जब गद्य साहित्य का विवेचन करते हैं, गद्य साहित्य के परंपरा की बात करते हैं, तो गद्य साहित्य के परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान की समय सीमा क्या निर्धारित करते हैं? तो वह समय सीमा निर्धारित करते हैं, ऑप्शन बी सही है इसका, विक्रमी संमत 1925 से लेकर के 1950 विक्रमी संमत तक। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं विक्रमी संमत दे देता है और ऑप्शन में विक्रमी संमत न करके उसमें ईस्वी सन दे देता है, तो आप इसे 1800 इसमें 57 घटा सकते हैं विक्रमी संमत में, आपका सन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 27 क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो जैसा कि आपने देखा कि प्रथम उत्थान का समय, अच्छा यहाँ पर ईस्वी में देखिए ईस्वी में दे दिया है। प्रथम उत्थान का समय उन्होंने 1893 से लेकर के 1918 तक माना है। द्वितीय उत्थान का समय ध्यान रखिएगा। प्रथम उत्थान का समय तो 1868 से लेकर के 1893 तक मानते हैं। इसके बाद फिर द्वितीय उत्थान यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा 1893 से लेकर के 1918 ईस्वी तक मानते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई थी 1893 में हुई थी। नागरी प्रचारणी और 1893 में वो आचार्य शुक्ल जी भारतेंदु युग की समय सीमा समाप्त मानते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना क्या कहते हैं? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास ने की थी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। तो यह नागरी प्रचारणी सभा क्या करती थी? यह हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति का प्रचार प्रसार करती थी। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यह नियमन भी करती थी, नियंत्रण और संचालन करती थी। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास थे। पहले आपने देख चुका है कि हिंदी शब्द सागर जो लिखा गया इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास थे। यह एक भाषा कोश था और इसकी भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था और वही बाद में आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास बन करके हमारे सामने आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 हो गया। 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी जो सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1893 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है इसका, 1893 में हुई थी, जैसे कि हमने देख चुका है। आगे देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1893 में हुई थी। आगे देखते हैं हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया था हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में इसमें से कौन नहीं थे? तो ऑप्शन सी सही है, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। जबकि इस संस्था के संस्थापकों में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ये थे। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता 2012 में पूछा गया है। आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रतिभाओं का मुख्य योगदान रहा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर प्रकाशित होता था उसके संपादक सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, आचार्य रामचंद्र वर्मा के योगदान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, सन 1800 ईस्वी में हुई थी, कहीं कि 1810 भी दिए रहता है, तो आप इसे 1800 मानिएगा। यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्वेश्चन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके संस्थापक जॉन गिलक्राइस्ट थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदल मिश्र की भाषा की जो विशेषता है वह पूर्वीपन लिए हुए। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो प्रारंभिक 4 लेखक हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, इन सभी की भाषाओं की विशेषताएं बताते हैं शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। तो ये कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इन सदल मिश्र को प्रारंभिक खड़ी बोली के विकास की जब बात की जाती है तो वहाँ पर इनको विशेष रूप से इनका नाम लिया जाता है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। विशेष रूप से पूर्वीपन, इनकी जो भाषा है पूर्वीपन के शब्दों से लदी हुई है। अगला 38वां क्वेश्चन देखते हैं। सैंतीसवां क्वेश्चन की थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में है कि आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली
गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। शुक्ल जी खड़ी बोली का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि जो थे गंग, उनके द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। सदल मिश्र की कौन कौन सी गद्य कृतियाँ हैं? तो नासिकेतु उपाख्यान या चंद्रावती जो 1803 में प्रकाशित हुई है, तथा दूसरी है रामचरित जो 1806 में प्रकाशित हुई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। तो शुक्ल जी इनकी भाषा को व्यवहारोपयोगी मानते हैं। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार करते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक 4 गद्य लेखक थे उनमें से इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का मानते हैं श्याम सुंदर दास जी। आगे है लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। जो लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसकी जो भाषा है तो इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है। आगे देखते हैं मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है, जिसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। तो ये मुंशी सदासुख लाल की बात की गई है कि इनके ग्रंथ का नाम है सुख सागर है। इसकी भाषा पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। अगर ईसा अल्लाह खां की बात करें तो इनकी रचना रानी केतकी की कहानी है ईसा अल्लाह खां की। इसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इनकी भाषा उर्दू एवं अरबी फारसी के प्रभाव से प्रभावित है। किसकी भाषा? ईसा अल्लाह खां की। आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट क्या थे? हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ हैं फूलन के बिछाने, इसे ध्यान में रखिएगा, फूलन के बिछाने, सोनम के थंभ, चौदिसी, बरते थे, बाजने लगा और कांदती, ये जो है सदल मिश्र के अन्य ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38वां क्वेश्चन है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लू लाल का जो ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ उनका है प्रेम सागर, लल्लू लाल का प्रेम सागर। आगे देखते हैं प्रेम सागर की रचना है, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां क्वेश्चन रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की, ऑप्शन सी सही होगा। 41वां क्वेश्चन रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। तो इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो हिंदी के अध्यापक इसमें से सदल मिश्र थे। सदल मिश्र कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वह हिंदी के अध्यापक थे। और वहाँ पर लल्लू लाल भी थे। इनको लल्लू लाल और सदल मिश्र इन दोनों का संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से लल्लू लाल संबद्ध थे और सदल मिश्र, ये दोनों कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे। अगला क्वेश्चन है 44 नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र के द्वारा रचित रचना है नासिकेतु उपाख्यान। ये यम और नचिकेता के कठोपनिषद पर आधारित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 45वां क्वेश्चन पैंतालीसवां क्वेश्चन है नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। तो नासिकेतु उपाख्यान के लेखक लल्लू लाल हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतु उपाख्यान है। सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पर गलत होगा। सदल मिश्र की रचना नासिकेतु उपाख्यान है और ऊपर दिया है
नासिकेत उपाख्यान, अच्छा नासिकेत उपाख्यान ऊपर हम गलत बता दिए हैं, सॉरी। नासिकेत उपाख्यान रचना सदल मिश्र की है। अगले क्वेश्चन में भी हम गलत बता दिए हैं, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। क्वेश्चन है नासिकेत उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। 44वां क्वेश्चन, नासिकेत उपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। फिर 45वें में भी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है, तो सदल मिश्र होंगे। क्वेश्चन ए सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो नासिकेत उपाख्यान है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयभान चरित्र के लेखक हैं, तो उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी भी उसे कहा जाता है, इसके लेखक है ईसा अल्लाह खां। ठीक है। सुख सागर की रचना किसने की है, तो सुख सागर की रचना जो की है सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर की रचना किसने की है, सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर का विषय क्या है, जिसमें वर्णित विषय क्या है, तो सुख सागर का वर्णित विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं। इसे देवी ध्यान में रखिएगा। जो सुख सागर रचना है इसका विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, ऑप्शन सी सही होगा। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा जो पीजीटी की हुई थी उसमें 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय यानी सदा सुख लाल वही निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं हैं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय ये निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन इसमें किया गया है, तथा दूसरी रचना है वार्तिक, जिसमें बाबा दयालुदास के ध्रुपदों का भाष्य है। तो ये विवेचन डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, इनके ग्रंथ को लेकर के। अगला क्वेश्चन जो हमारी इस वीडियो का लास्ट आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक हैं, तो इसके लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। आचार्य शुक्ल जी इसको हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ ग्रंथ तथा राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी हैं। यह ग्रंथ सम्मत 1768 में लिखा गया। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है, प्रौढ़ ग्रंथ बताया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वाशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। इस ग्रंथ के विषय में जो तथ्य है इसे आप ध्यान में रखिएगा कि यह है अब तक की पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में मिलता है, इसमें गद्य जो है परिष्कृत रूप में है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन जिनकी हम बातचीत किए हैं। अगले 51 क्वेश्चन से हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे और इसी प्रकार से इस घटना चक्र में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी का हम इसी प्रकार से एक एक करके विवेचन करते जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से बने रहिएगा और ऐसे ही हम संपूर्ण क्वेश्चनों की व्याख्या श्रृंखला को उपलब्ध कराते रहेंगे एक एक करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो व्याख्यान से आप लाभान्वित अवश्य होंगे। तो दोस्तों लास्ट में एक आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा शेयर करिएगा। धन्यवाद।